वेलकम डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे बालाजी एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर। कल आप सभी के लिए हम लोगों ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का एक वीडियो बनाया था, जिसमें हम लोगों ने आपको मॉलिक्यूल्स तक के सारे कंटेंट को समझा दिया गया था। और आज अब हम आपको बताने जा रहे हैं व्हाट इज अ मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल जो होता है वो किस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल वर्ड है क्या। चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग समझते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है। लिखा है मॉलिक्यूल इज इन अ जनरल ग्रुप ऑफ टू और मोर एटम्स। मॉलिक्यूल बेटा अगर हम देखें तो जनरली दो या दो से ज्यादा एटम्स का एक ग्रुप होता है जो केमिकली बॉन्ड होते हैं एक दूसरे से, यानी केमिकली एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और टाइटली हेल्ड होते हैं एक दूसरे से, लेकिन कुछ फोर्सेस उनके बीच में होती है। जैसे अगर हम बात करें मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले फोर्स को हम लोग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसी तरीके से लिखा है मॉलिक्यूल कैन बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, यानी सबसे छोटा पार्टिकल किसी भी एलिमेंट का हम लोग उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल कहते हैं। कंपाउंड का भी हो सकता है, और ये एक्चुअली में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने के लिए इसके पास में क्षमता होती है, यानी इंडिपेंडेंट रहकर के भी इन्वायरमेंट में रह सकता है। साथ में इसको किसी दूसरे मॉलिक्यूल मतलब या किसी दूसरे एटम की जरूरत नहीं पड़ती है। साथ में आपको बताया गया है कि एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट और द डिफरेंट एलिमेंट्स कैन जॉइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल। सेम एलिमेंट्स यानी अगर मैं आपको देखिए यहाँ स्क्रीन पर आ जाइए सभी लोग बच्चे, यहाँ लिखा है H2 लिखा है बेटा। तो ये जो H2 लिखा हुआ है एक्चुअली में ये क्या है? ये हमारा एक मॉलिक्यूल हुआ और ये सेम काइंड ऑफ एलिमेंट का बना हुआ है, इसलिए हम लोग इसको एक सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल बोलते हैं एटम का। अब अगला टॉपिक हमारा है मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, यानी एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स किस तरीके से देखने को मिलते हैं। तो पॉइंट है हमारा मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंसिस्टेड बाय द सेम टाइप ऑफ एटम्स, यानी ऑलवेज बेटा सेम काइंड ऑफ एटम से मिलकर के ही ये क्या होते हैं? डिफाइंड होते हैं, बनते हैं। साथ में लिखा हुआ है मॉलिक्यूल्स ऑफ मेनी एलिमेंट्स सच एज आर्गन। जैसे आप मॉलिक्यूल्स देख लीजिए, बहुत सारे एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि आर्गन हो गया, आपका हीलियम हो गया, ये सब कुछ क्या है? ये विदाउट एनी अदर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी इनके संग में इनके जैसा दूसरा एटम मिले या ना मिले, ये अकेला एक सिंगल एटम भी इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर लेता है। लिखा है आर मेड अप ऑफ ओनली वन एटम ऑफ दैट एलिमेंट, ये ऑलवेज हमेशा एक एलिमेंट से बने होते हैं उसी काइंड के। बट दिस इज नॉट द केस विद मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स। बट बेटा ऐसा हर एक नॉन मेटल के केस में नहीं होने वाला है। एग्जांपल के लिए आपको बता देते हैं कि मॉलिक्यूल देख लीजिए आप कंसिस्ट करता है, जैसे ऑक्सीजन का आप मॉलिक्यूल ले लीजिए दो एटम्स के अंदर, तो ऑक्सीजन के अंदर आपको O2 देखने को मिलेगा, यानी ऑक्सीजन के जो एटम होते हैं उसको हम लोग O2 कहते हैं। तो O2 मींस डायटोमिक मॉलिक्यूल। क्या है बेटा? वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है। और अगर इसी तरीके से हम लोग O3 देखें तो O3 क्या है? O3 ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है। तो O3 एक ओजोन हो जाता है, यानी ऑक्सीजन O2 ही रहेगा। अगर उसमें एक और ऑक्सीजन का एटम आकर मिलता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन की जगह किसमें? ओजोन लेयर के रूप में। तो लिखा है बेटा द नंबर ऑफ एटम्स कंसिस्टिंग अ मॉलिक्यूल इज नोन एज इट्स एटॉमिसिटी, यानी जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने किसी एक मॉलिक्यूल ने अपने अंदर कंसिस्ट कर रखे हैं वही उसकी एटॉमिसिटी कहलाई जाती है। जैसे आपको मैंने अभी बताया यहाँ पर O2 माने दो ऑक्सीजन के एटम, O3 माने ऑक्सीजन के तीन एटम। तो सर उसके अंदर बेटा जो O3 और O2 है वो उसकी एटॉमिसिटी दी हुई है। लिखा है मेटल्स एंड सम अदर एलिमेंट्स, मेटल्स हो या कुछ और एलिमेंट्स हो जैसे कि कार्बन हो गया आपका, डू नॉट हैव अ सिंपल स्ट्रक्चर। इनका खुद का एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं होता, बट इनके अंदर बहुत ही बड़े अमाउंट में लार्ज इनडेफिनेट नंबर ऑफ एटम्स बाउंड होते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है बेटा, चलिए अब एटॉमिसिटी को लेकर के अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक टेबल दी हुई है जिसको हम लोग एटॉमिसिटी टेबल भी कह सकते हैं। ये आपके पास में एक पूरा टेबल है, इसके अंदर डायटोमिक, मोनोएटॉमिक, किस किस तरीके से हमारे पास में एटम्स रहते हैं वो सारी चीजें आपको दी हुई है, डिफाइन भी किया हुआ है इसके अंदर। तो उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। लिखा है मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। किस तरीके से जो मॉलिक्यूल बनते हैं कंपाउंड्स के उनको हम लोग पहचानेंगे। तो बेटा लिखा है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जॉइन टुगेदर इन डेफिनेट प्रोपोर्शन। बेटा एक्चुअली में ऑलवेज जब भी कोई भी एटम या कंपाउंड मिलता है तो ऑलवेज उनका डेफिनेट प्रोपोर्शन रहता है, उनका प्रोपोर्शन हमेशा एक सेम रहता है। ठीक है, साथ में कुछ कंपाउंड्स के बारे में हम आपको एग्जांपल दे देते हैं। एग्जांपल के लिए आप इधर चलते हैं, यहाँ पर हमें बताया हुआ है कि इस टेबल के अंदर आप गौर से देखिए, इस टेबल के अंदर आपको ये बताया गया है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स और किस किस रेशियो में आपको मिलेंगे। जैसे कि अगर हम बात करते हैं H2O पानी, तो वो ऑलवेज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का जब भी मेल होगा तो 9 ग्राम, आप जब किसी एक पानी के मॉलिक्यूल को तोड़ते हो तो आपको 1 ग्राम हाइड्रोजन प्लस 8 ग्राम ऑक्सीजन देखने को मिलेगा। उसका रेशियो ऑलवेज 1:8 रहता है। ऐसे ही अमोनिया NH3 है तो ऑलवेज रेशियो 14:3 रहता है। और कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2 है तो उसका रेशियो ऑलवेज कार्बन प्लस ऑक्सीजन के अंदर 3:8 रहेगा।
ठीक है बेटा, यहाँ एक्टिविटी में हमें वही रेशियो बताया हुआ है, उसमें आप देख लीजिएगा एक बार। अब अगले पॉइंट की ओर हम चले, व्हाट इज एन आयन। अगला हमारा एक्सप्लेनेशन दिया होगा हमें, और आयन के रूप में हम लोग उसको पढ़ते हैं कि आयन क्या होते हैं। यहाँ पर ये जो पूरी हेडिंग दी हुई है बेटा, व्हाट इज एन आयन, अगर इसको हम लोग गौर से देखें या सिंप्लीफाइड करें तो आयन का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब यहाँ बेटा आपने बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स देखे होंगे, जैसे मैं आपको एलिमेंट्स लिख कर बताता हूँ। जैसे आपने देखा होगा H, तो उसके ऊपर माइनस देखा होगा कभी। जैसे आपने देखा होगा Na देखा होगा, तो उसके ऊपर आपने प्लस देखा होगा। देन आपके दिमाग में क्वेश्चन अराइज हुआ होगा कि ये प्लस और माइनस आए कहां से, या ये प्लस और माइनस इसके ऊपर है, तो ये है क्या एक्चुअली। तो बेटा अगर यहाँ आयन टॉपिक को आप देखें तो वो यही चीज बताएगा आपको। लिखा है कंपाउंड्स कंपोज्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। कंपाउंड्स में बेटा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बोथ आते हैं, और इन्हें हम लोग चार्ज स्पीसीज कहा जाता है। हम लोग इनको कहते हैं कि चार्ज स्पीसीज है साथ में। तो चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस, और इन चार्ज स्पीसीज को हम लोग क्या बोलते हैं, आयंस कहते हैं। आयंस के अंदर ध्यान से सुनिएगा, एक सिंगल चार्ज एटम मिला है हमें या मिलता है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ एटम्स। के साथ अगर हम बात करते हैं तो सिंगल जो चार्ज एटम होगा उसके ऊपर प्लस या माइनस चार्ज होता है, और जब वो मिल जाता है, जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला बेटा आपके पास यहाँ सामने दिखाया है, NaCl है। और Na आप जानते हैं सभी लोग कि Na का जो आपका Na का जो रेशियो है, Na का जो आपका जो सिंबल है वो प्लस है, और साथ में अगर Cl की बात करें तो उसका सिंबल माइनस है। तो जो नेट चार्ज जो बनता है वो बनता है ऑलवेज इन दोनों के मिलने से। जैसे आपने रूल आप पढ़ेंगे अभी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स जब मिलते हैं तो किस तरीके से हमारे पास में फॉर्मेशन होती है। चलिए अब आगे इस टेबल की ओर देखिए, ये रेशियो दिखाया है कंसिस्ट करने का, रेशियो बाई मास आयनिक कंपाउंड का। कैल्शियम ऑक्साइड जब बनेगा तो कैल्शियम ऑक्सीजन का 5:2 रेशियो रहेगा, मैग्नीशियम सल्फाइड का 3:4 रहेगा, सोडियम क्लोराइड का 23:35.5 रहेगा। तो ये हमारे पास में सभी की मास हमें पता होनी चाहिए। और किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके अंदर न्यूक्लियस में बंद क्या आपके प्रोटॉन्स प्लस के न्यूट्रॉन्स का वेट जो होता है उससे डिफाइन किया जाता है। अब आपके एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ चुका है, राइटिंग द केमिकल फॉर्मूलाज। हम लोग कैसे केमिकल फॉर्मूला लिख सकते हैं किसी भी नाम से। लिखा है बेटा कि द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स कंपोजिशन। यानी अगर हम केमिकल फॉर्मूले की बात करें किसी भी कंपाउंड की, तो वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है। क्या होती है बेटा, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंबल्स आप दिखाते हैं। और द केमिकल फॉर्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स कैन बी रिटन इजीली। आप कितने भी डिफरेंट कंपाउंड्स आपके सामने हो, सबके आप आराम से, बहुत ही आराम से आप लिख सकते हैं उनके फॉर्मूलाज। और उसके लिए आपको ये नीचे टेबल दिया हुआ है जिसमें कि नेम ऑफ सिंबल्स एंड आयंस आपको मिलेंगे। यहाँ पर सभी प्रकार के सिंबल्स दिए हैं, सोडियम का Na, पोटेशियम का K, सिल्वर का Ag, और इन सभी के ऊपर आपको कहीं ना कहीं देखिए चार्जेस दिए हुए हैं, यानी ऊपर प्लस माइनस चार्जेस दिए हुए हैं। किसी के ऊपर +1 है, किसी के ऊपर -1 है, किसी के ऊपर -2 है, किसी के ऊपर +2 है। तो बेटा ये सभी क्या है, इनके एक्चुअली में वैलेंसीज है, और वैलेंसीज निकालना आपको आता होगा, नहीं तो मैं भी आपको थोड़ा सा क्लियरिफाई कर देता हूँ कि वैलेंसीज किस तरीके से निकालते हैं। तो ये टेबल आप याद कर लीजिए, और नहीं तो प्रैक्टिस करते करते अपने आप ही आपको याद हो जाएगी। लिखा है लर्न द सिंबल्स एंड कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। आपको याद कर लेना है इनकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है और इनके सिंबल्स को भी। लिखा है कंबाइनिंग पावर, और वी कैन से दैट द कैपेसिटी ऑफ कंबाइनिंग एन एलिमेंट इज नोन एज वैलेंसी। किसी भी एलिमेंट का जुड़ना किसी दूसरे एलिमेंट से, और कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो उससे जुड़ रहा है, वही उसकी वैलेंसी कहलाई जाती है। ठीक है बेटा, साथ में बताया कि वैलेंसी कैन बी यूज्ड टू फाइंड आउट हाउ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट विल कंबाइन विद द एटम्स। और वैलेंसी जो है यूज होती है, हम उसको ये भी पता कर सकते हैं, हम किसी भी एटम के, किसी भी एलिमेंट के एटम से जुड़ने के कंबाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी कहते हैं। लिखा है अनदर एलिमेंट टू फॉर्म अ केमिकल कंपाउंड। जब एक एटम किसी एक एलिमेंट का दूसरे किसी एलिमेंट के एटम से मिलता है तो बेटा वो कहीं ना कहीं कंपाउंड बनाता है। कंपाउंड इन द सेंस वी कैन से दैट जब दो एलिमेंट्स आपके अलग अलग दो एलिमेंट्स के एटम्स एक दूसरे से कंबाइन होकर के मिलते हैं तो वो क्या फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं कंपाउंड। लिखा है ह्यूमन बीइंग्स हैव 2 आर्म्स। इंसान की 2 ही हाथ होते हैं। तो लिखा है ऑक्टोपस हैज 8 हेड्स, लेकिन ऑक्टोपस के होते हैं 8 हाथ। तो अगर एक ऑक्टोपस को किसी इंसान को कैच करना हो अपने हाथों से तो वो कितने से करेगा, और अगर एक इंसान किसी ऑक्टोपस को कैच करना चाहे तो वो कितने हैंड्स का यूज करेगा। तो यहाँ अगर हम पेयर आउट करते हैं तो हमने यहाँ क्या किया है, हमने ऑक्टोपस को तो ओ मान लिया है, और जो एच है आपका वो ह्यूमंस माना गया है। तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आएगा बेटा वो निकल के आएगा OH4। OH4 मींस ऑक्टोपस जो था वो O था और ह्यूमन था 4। तो ऑक्टोपस ने कितने इंसान पकड़े, उसने 4 आदमियों को अपने हाथों से जकड़ लिया क्योंकि उसके पास में 8 हाथ थे। ठीक है, तो लिखा है द सबस्क्रिप्ट
4 इंडिकेट द नंबर ऑफ ह्यूमन हेल्ड बाय द ऑक्टोपस। ये नीचे आपको 4 दिख रहा है, यहाँ पर आपको ये जो 4 दिख रहा है नीचे, ये हमें ये इंडिकेट करके बताता है, ये हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि कितने इंसानों को ऑक्टोपस ने पकड़ा हुआ है। तो वो आप जानते हैं कि 2 हैंड्स की हेल्प से उसने सभी लगभग 4 इंसान सबने कब्जे में किए। लिखा था वैलेंसी ऑफ सम कॉमन आयंस आर गिवन इन टेबल। आपको यहाँ पर टेबल में सारी वैलेंसी दे रखी, सब कुछ दिखाया हुआ है, इनको ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, और आपकी बुक में दिया हुआ है, नहीं तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जिसके थ्रू ही हम लोग कंपाउंड्स को मिला सकते हैं। तो लिखा है द रूल दैट यू हैव टू फॉलो व्हाइल राइटिंग अ केमिकल फार्मूला आर एज फॉलोज। आपको कुछ रूल्स दिए हुए हैं, जिन रूल्स की मदद से ही आप कोई भी केमिकल फार्मूला लिख पाएंगे या आप किसी भी केमिकल फार्मूले को बना सकते हैं। पहला रूल लिखा है बैलेंसी और चार्ज ऑन आयन मस्ट बी बैलेंस, यानी जो बैलेंसी है और जो चार्ज है वो ऑलवेज बैलेंस होना चाहिए। When a compound consists of a metal and a non-metal, the name or symbol of the metal is written first। सबसे पहले आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जब भी आप किसी कंपाउंड को या कोई भी, जैसे आप मेटल देखते हो या नॉन मेटल देखते हो, जैसे NaCl था, तो बेटा Na एक मेटल है और Cl एक नॉन मेटल है, तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि Na पहले ही क्यों आया है, Cl क्यों नहीं आया पहले, Cl Na क्यों नहीं बनाया हमने। तो यहां पर आपको ये रूल पता होगा, ये रूल ये कहता है हमसे कि जब भी कोई मेटल प्लस नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो हमेशा मेटल पहले आएगा, देन आफ्टर आपका नॉन मेटल आता है। लिखा जैसे कैल्शियम ऑक्साइड ले लीजिए तो CaO है, सोडियम क्लोराइड NaCl है, आयरन सल्फाइड FeS है, कॉपर ऑक्साइड का CuO है। तो आप जितने भी कंपाउंड्स देखते हैं, सभी कंपाउंड्स में आपको पहले नंबर पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेफ्ट हैंड साइड है उस जगह पर आपको क्या मिलेगा, आपको सबसे पहले मेटल का नाम मिलेगा, मेटल का सिंबल मिलेगा। राइट हैंड साइड आपको नॉन मेटल का मिलेगा। देखा देयर ऑक्सीजन क्लोरीन सल्फर, इन सभी को हम लोग नॉन मेटल कहते हैं, और इनको ऑलवेज हम लोगों ने जो भी हमारे मेटल है उनके राइट हैंड साइड पर लिखा होता है। लिखा इन कंपाउंड्स फॉर्म्ड विद पॉलीएटॉमिक आयंस। अब जो कंपाउंड्स बेटा पॉलीएटॉमिक आयन से बने हुए होते हैं, द नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज इंडिकेटेड बाय द इंक्लूजिंग द फार्मूला ऑफ आयन इन अ ब्रैकेट। ऑलवेज जब भी पॉलीएटॉमिक आयन की बात आएगी तो आप जब उसका रिएक्शन करा लेंगे तो उस रिएक्शन कराने के बाद में आपको उनको ब्रैकेट के अंदर लिखना होगा। जैसे MgOH का होल ट्वाइस, तो बेटा Mg माने होगा मैग्नीशियम और OH माने हाइड्रोक्साइड का होल ट्वाइस, तो उसको ना आप कभी भी विदाउट ब्रैकेट नहीं लिख सकते। जैसे कि अगर मैं आपको लिखकर दिखा देता हूं, आपने लिखा है Mg, फिर लिख दिया आपने OH और उसके बाद में 2, तो बेटा यहाँ गलती क्या होगी, एक्चुअली में अगर मैं इस पूरे OH की बात करूं यहाँ जो मैंने दिखाया हुआ है, इसका मीनिंग होता है कि O भी आपके पास में 2 है और H भी आपके पास में 2 आयंस है, मतलब 2 आपके पास में एटम्स हैं। बट बेटा यहाँ अगर हम बात करें इसको विदाउट ब्रैकेट में बंद करने के वजह से होगा क्या कि हाइड्रोजन ओनली 2 एटम्स हो जाएंगे, बट ऑक्सीजन का ओनली कितने एटम रहेगा, ओनली 1 एटम रहेगा। इससे आपके फॉर्मूले का कंपोजिशन बिगड़ जाता है। तो ये कुछ रूल्स है हमारे पास, 3 रूल्स का ही प्रयोग करते हुए आप आगे एग्जाम्स में अंदर फॉलो करते रहे चीजों को बेटा। अगला पॉइंट है हमारा फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड। एक सिंपल कंपाउंड का फॉर्मूला हम लोग किस तरीके से डिजाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं, तो चलिए सबसे पहले सीधे सीधे आपको एग्जांपल्स की ओर ले चलते हैं। सबसे पहला और फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी आप कह सकते हैं, तो जो एग्जांपल दे रखा है हमारे पास में हाइड्रोजन क्लोराइड। तो बेटा हाइड्रोजन क्लोराइड में आपको हाइड्रोजन देखा, हाइड्रोजन से H बना और क्लोराइड से Cl बना। तो बेटा यहाँ जो आपको ये जो दिख रही है नीचे, जो आपको एक 1 दिख रहा है और इसमें भी 1 दिख रहा है, व्हाट इज दिस, एक्चुअली में ये है क्या, ये 1 जो है वो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट 1 इज हियर। तो यहाँ पर याद रखना आपको ये जो 1 दिखाया हुआ है ये वैलेंसी है इनकी, क्या है बेटा, वैलेंसी है। जैसे कि अगर मैं क्लोरीन को ऊपर आपको ले चलता हूँ दोबारा से, तो यहाँ देखिएगा हाइड्रोजन के ऊपर ये जो आपको साइन दिख रहा है प्लस का, इसका मतलब आपको यहाँ +1 वैलेंसी लेनी है, और क्लोराइड पर आपको -1 लेना है, ठीक है ना, क्लोराइड जो दिया हुआ है। अब चलो चलते हैं, तो अब नीचे देखिए आपको दिख रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड, देखिए H के नीचे आपको 1 और Cl के नीचे भी 1। अगर आप इसमें प्लस लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट एक्चुअली में उनकी कोई ऐसी खास इंपॉर्टेंस नहीं होती। फिर आप इनको क्रिस क्रॉस करा सकते हैं, तो हाइड्रोजन का H और Cl से Cl1 बना, तो आपके पास जो सिंबल निकल कर आया बेटा वो निकल कर आया HCl, और HCl का जो नेम है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप और एग्जांपल्स ले लीजिए, जैसे कि देखिए यहाँ पर हमें और एग्जांपल दिए हुए हैं। लिखा है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेटा कार्बन टेट्राक्लोराइड का मतलब हो गया कि देखिए Cl आपका क्लोराइड में तो Cl ही होता है, और कार्बन जो है वो टेट्रा मतलब कि 4 वैलेंसी वाला कार्बन आपको लेना होगा। तो देखिए 4 हमने लिया और दोनों को क्रिस क्रॉस जो कराया, तो आपके पास में C ओनली
1 एटम क्रॉस किया और Cl4 से क्रॉस किया, तो जो बना आपके पास में वो क्या बना, वो बना आपके CCl4। ठीक है बेटा, तो ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मूला था। एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम क्लोराइड ले लीजिए, यहाँ पर लिखा है कि राइट द सिंबल ऑफ कैटायन। अब बेटा कैटायन तो आप पढ़ चुके हो, कैटायन पॉजिटिव चार्ज होते हैं और एनायन ऑलवेज क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, देन देयर चार्जेस आर क्रिस क्रॉस टू गेट द फार्मूला, तो इनके चार्जेस जो बेटा वो क्रिस क्रॉस हो चुके हैं। ठीक है ना, क्रिस क्रॉस का मतलब हो जाता है आपका कि इनको ऐसे आप क्रॉस कर दिए। Mg तो आपका -1 से क्रॉस आउट हुआ है, देखिए Mg तो -1 से क्रॉस आउट हुआ है, और साथ ही में जो Cl है आपके पास में ये जो है +2 से क्रॉस आउट हुआ है। तो जो 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 2 लिखा है ना, 2 प्लस लिखा बेटा, वो आपका किसके पास आएगा, वो आएगा Cl के पास। तो जो फॉर्मूला बनेगा वो MgCl2 बनेगा, जिसे मैग्नीशियम क्लोराइड भी पढ़ते हैं। तो ये सभी एग्जांपल दे रखे हैं, इसी तरीके से आप इनको सबको करते जाइएगा। हाँ जी, एक और छोटा सा बात आपको मैं आपको एक और क्लियर कर देता हूँ, ये छोटी सी पॉइंट है हमारे पास में, CA2O2 लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर इसका फाइनल फॉर्मूला देखते हैं तो CaO देखने को मिल रहा है आपको। एक्चुअली में क्या होता है, जो हमारे पास में सबस्क्रिप्ट होती है ना नीचे, यानी जो आपके पास में ये जो 2 और 2 दिया हुआ है, जैसे कि मैं इसको बड़ा करके लिख देता हूँ, CA2 और O2 लिखा है, तो ये 2 जो है 2 से क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है, और आपके पास में जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा CaO, इसे हम कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। तो ये जब भी फॉर्मेशन देखने को मिलेगी तो आप इनको ऐसे क्रॉस भी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ पर आपको और क्वेश्चन दे रखे हैं, उनको आप देख लीजिएगा। सोडियम कार्बोनेट किस तरीके से बनाया है, और देखिए किस तरीके से आपने जो आपको जो मैंने पीछे प्रीवियसली बात बताया था कि ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, तो देखिए यहाँ पर ब्रैकेट भी हमारे पास में लग गया है। ठीक है बेटा, चलिए, तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे, ये क्वेश्चन हमें राइट डाउन करने होंगे फॉर्मूले के अंदर। और सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, इन सभी के फॉर्मूलाज आप आराम से बना सकते हैं। लिखा है सेकंड क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फॉर्मूलाज। अब आपको यहाँ पर नाम बताने होंगे, जैसे कि हमारा ऊपर वाला नाम जो दिया है, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट। तो इस तरीके से आपको जब टेबल के अंदर जो पॉलीएटॉमिक आयन से बेटा जब याद होंगे, तब आप इनके नाम डिजाइन कर पाएंगे। तो इसलिए आप वो बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, उसको आप जरूर याद करें। देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय द टर्म केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला का मतलब क्या होता है ये आप बताइए। तो हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन द H2S मॉलिक्यूल, तो बेटा H2S मॉलिक्यूल में कितने एटम्स प्रेजेंट है, तो आप जानते हो H2S का मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन। H2 लिखा है तो बेटा हाइड्रोजन के तो हो गए 2, और S यानी सल्फर का हो गया 1, तो टोटल कितने हो गए, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। ऐसे PO4 लिखा हुआ है तो बेटा ऑक्सीजन के 4 और पोटेशियम का 1, तो क्या हो गया आपके पास में 4 और 1 5, तो नीचे वाले का आंसर 5 आ गया। इस तरीके से हमारे पास में इसका मेन आंसर आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, अगला मॉलिक्यूलर मास पर। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर हमारे पास ये भी है, मॉलिक्यूलर मास, किसी मॉलिक्यूल के अंदर कितना वजन है, कितना मास है, वही आपको निकालना होगा। लिखा है सेक्शन 3.2.2 में हम लोगों ने डिस्कस किया है कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग जान चुके हैं, एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो लिखा है दिस कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सपेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, इसको हम लोग मॉलिक्यूलर मास के लिए ही हम लोग इसका यूज करते हैं। लिखा है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। इट इज द देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ द मॉलिक्यूलर एक्सप्रेस इन एटॉमिक मास यूनिट, यानी इसको यू यूनिट में दिखाया जाता है। तो बेटा जब भी आप किसी भी एटॉमिक एटम का या मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यूनिट में कैलकुलेट करना पड़ता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं, लिखा है कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, यानी H2O, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का 1 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1, यानी H2O जो है वो वाटर का 1 मॉलिक्यूल हो गया बेटा। लिखा है इसका मास कैलकुलेट करिए। तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का जो मास होता है बेटा वो 1 यूनिट होता है, और इसी वजह से हाइड्रोजन के लिए हमारे पास में यहाँ पर 1 यूनिट दिया हुआ है। ठीक है बेटा, तो हाइड्रोजन के लिए हमारे पास में 2 हाइड्रोजन है, तो इनका जो मास बनेगा वो बनेगा 2 यूनिट का। ठीक है, और ऑक्सीजन हमारे पास में कितना है, 16 यूनिट हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारे पास में 16 यूनिट प्लस उसके 16 और उसका 2, तो कितना होगा 18 यूनिट टोटल मास निकल करके आपके सामने दिया हुआ है, जो कि यहाँ दिखाइए ये दिया हुआ है आपको। ठीक है बेटा, ऐसे ही आप HNO3 का निकाल सकते हैं। HNO3 का निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए H का हाइड्रोजन का मास कितना हो गया, 1 यूनिट हो गया कि नहीं हो गया। इसी तरीके से हाइड्रोजन के साथ में आपका नाइट्रोजन का भी मास निकालना होगा आपको। तो नाइट्रोजन बेटा कितना हो गया, नाइट्रोजन आता है आपका 7 पर 7 2 जा कितना हो गया 14 हो गया, तो 14 आपके पास में मास दिया हुआ है। देखिए ये हाइड्रोजन का 1 यूनिट, 14 आपका नाइट्रोजन का। और बेटा जो है ऑक्सीजन के एक एटम का मास 16 होता है, तो उसका इंटू 3 कर दिया आपने, 48 आपने प्राप्त किया। तो टोटली जब इन तीनों को मिलाया गया तो आपको मिला 63 यूनिट मास। मास निकालना, मॉलिक्यूलर मास निकालना बहुत ही नॉर्मल
कॉन्सेप्ट है, आपको ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं आएगी और आप कमेंट में नीचे छोड़ सकते हैं कि क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा हो तो। the formula unit mass of substance is the sum of the atomic mass of all atoms in a formula। अब बेटा फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, ये किसी पूरे एक फॉर्मूले की बात कर रहे हैं। जैसे हमारे पास में एक मॉलिक्यूल था, अब यहाँ हमारे पास में कुछ फॉर्मूला दिए हुए हैं, उनका मास निकालना होगा। जैसे देखिए आपको दिया हुआ है यहाँ पर नीचे, सीधे मैं एग्जांपल के लिए चलता हूँ, आपको लिखा है कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2, यानी कैल्शियम क्लोराइड, जो एक हमारे पास में एलिमेंट दे रखा है, उसका हम लोगों को निकालना होगा, कंपाउंड दे रखा है, लिखा एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम। तो बेटा कैल्शियम का एटॉमिक मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैल्शियम का मास निकालने के लिए आपको कैल्शियम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। तो 20 पर आता है और 20 का गुणा 2 से करने पर आपको 40 प्राप्त हुआ। 40 इसका एटॉमिक मास निकल करके ये आ गया आपका। साथ में इसमें क्या कर दिया हमने, इसमें हमने क्लोराइड यानी कि Cl, इसको हमने डबल कर दिया। क्लोरीन के मास को डबल करने का मतलब क्लोरीन का मास होता है 35.5 तो यूनिट, और इसको डबल करने पर 71 आपने प्राप्त किया। तो 40 में आपको ये प्लस 71 करने पर आपको 111 यूनिट का मास देखने को मिल रहा है। ठीक है बेटा, इसी तरीके के आपको यहाँ पर ये जो क्वेश्चन दिए हुए पूरी एक्सरसाइज के, और यहाँ पर पूरा ये क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, इसमें से देखिए मैं निकाल कर आपको दिखा भी देता हूँ यहीं पर कि किस तरीके से हमें ये निकालने हैं। जैसे मान लीजिए आपको इसमें से निकालना है CH3OH, CH3OH, ठीक है। तो कार्बन का जो मास होता है वो कार्बन, इसी कार्बन मास लिख करके ऐड करके आपको सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। कार्बन का 12 होता है हमारे पास में, 12 यूनिट, प्लस 3 हाइड्रोजन के हो गए, प्लस 16 ऑक्सीजन का हो गया, और हाइड्रोजन का फिर दोबारा से हमारे पास में 1 यूनिट आ गया। तो इनको हम लोगों ने जोड़ा, 12 और 3 आपका ये हो गया आपका 15, ठीक है, 15 और प्लस 1 ये कर दिया 16 हो गया, 16 32 आ गया बेटा, कितना 32 यूनिट मास टोटल आपका कैलकुलेट हो गया, यू आ गया आपके पास में। यानी टोटली अगर हम बात करें तो कैलकुलेट करना इज वेरी इजी, तो कोई ऐसा हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको आराम से निकाल सकते हैं आप इस चीज को। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के लिए आपको एक्स्ट्रा में PDF डाल दी जाएगी, ये सारे क्वेश्चंस आप लगाइएगा। इन क्वेश्चंस के बारे में जहां डाउट होता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और सभी से मेरा ये निवेदन है, सभी स्टूडेंट्स से मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सकता है उतना ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अभी जो आपकी ये वन शॉट वीडियोस चल रही हैं, जो फास्ट वीडियोस चल रही हैं, ये सिर्फ आपके एग्जाम के पर्पस को लेकर के चलाई जा रही है। और एक्स्ट्रा अगर किसी भी तरीके का क्वेश्चन होता है तो आप वो हमसे आस्क कर सकते हैं। और हमारा ऑफलाइन सेंटर भी है, जहां पर आपको आकर के आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, आप ट्यूशंस ज्वाइन कर सकते हैं। माहौली रोड पर हमारे सेंटर्स हैं, और यहाँ पर नीचे मैं आपके कॉन्टेक्ट नंबर्स डाल दूंगा, जहां पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं किसी भी तरीके की जानकारी लेने के लिए। जब तक के लिए धन्यवाद।